25 अगस्त 2022 को मुंबई की एक छोटे से गांव जिसका नाम अंधेरी था, वहां पर रहने वाली 16 साल की वंशिका राठौड़ वो रोज की तरह अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अक्सर उसकी स्कूल की टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होती है, लेकिन आज 25 अगस्त 2022 को वो 8 बजे स्कूल तो पहुंच जाती है और वंशिका के स्कूल की छुट्टी की टाइमिंग लगभग 2 से 2:30 बजे थी, लेकिन आज 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, यहाँ तक कि 5 भी बज जाते हैं, लेकिन वंशिका घर नहीं आती। फिर वंशिका के घर वाले वंशिका के मोबाइल पे कॉल करते हैं, लेकिन उसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा होता है। और आपको तो पता है कि आजकल के टाइम पे हर बच्चा स्कूल में फोन ले जाता है, लेकिन वंशिका राठौड़ फोन नहीं उठाती। फिर उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर वो बिना देरी करे वंशिका राठौड़ के स्कूल चले जाती है और वहाँ जाके जब पूछताछ करते हैं तो वहाँ जाके उनको ये पता लगता है कि वंशिका राठौड़ तो आज स्कूल ही नहीं आई। और फिर इतना सुनते ही वंशिका राठौड़ की फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो इधर उधर वंशिका को ढूंढने लग जाते हैं और कुछ देर बाद वो अंधेरी के पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं तो आजकल ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं, तो कृपया करके अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। फिर अंधेरी की पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और सीधा वो वंशिका के स्कूल जाते हैं और वहाँ जाके वो सबसे पहले स्कूल के स्टाफ से इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देती है कि वंशिका आज स्कूल आई थी या फिर नहीं। और वहाँ जाके उनको ये पता लगता है कि वंशिका तो आज स्कूल ही नहीं आई। अब इसी तरह 25 अगस्त 2022 की पूरी रात बीत जाती है और दिन आ जाता है 26 अगस्त 2022 का। अंधेरी पुलिस के पास एक कॉल आती है कि नायगांव स्टेशन के पास एक लावारिस बैग पड़ा है। फिर पुलिस तुरंत वक्त गवाए नायगांव पहुंच जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देती है। और सबसे पहले उस बैग को खोलती है और उस बैग को खुलने के बाद पुलिस के सामने उस बैग के अंदर एक 15 से 16 साल की लड़की की डेड बॉडी मिलती है। और ये सब देखने के बाद पुलिस तुरंत ये समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसकी मिसिंग कंप्लेंट कल रात को दर्ज कराई गई थी। फिर वंशिका राठौड़ के घर पे इन्फॉर्म किया जाता है और उसकी फैमिली आके बॉडी की पहचान करती है कि हाँ ये हमारी ही लड़की है। अब यहाँ पर पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि ये बॉडी वंशिका राठौड़ की है। लेकिन अब पुलिस वालों के आगे एक बड़ा सवाल आ जाता है कि एक 15 से लेके 16 साल की लड़की का किसी के साथ भला क्या ही दुश्मनी हो सकती है जो उसकी बॉडी के साथ इतना बेरहमी से किया है। दरअसल वंशिका राठौड़ की बॉडी पे 15 से 16 बार नाइफ के निशान दिख रहे थे। अब पुलिस तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब क्योंकि ये केस एक अंडर एज लड़की का था, इसलिए पुलिस जी जान लगा देती है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए टोटली 10 टीमें खड़ी कर देती है और इन 10 टीमों को अलग अलग काम दिया जाता है। अब क्योंकि ये केस एक अंडर एज लड़की का था, इसलिए पुलिस स्टार्टिंग से स्टार्ट करती है। वो वंशिका के घर से लेके स्कूल तक के रास्ते में जितने भी पड़े सीसीटीवी कैमरा थे सबको अच्छी तरह से खंगालना शुरू करती है। फिर कुछ देर सीसीटीवी कैमरा को खंगालने के बाद पुलिस को ये पता लगता है कि उस दिन वंशिका अपने स्कूल ना जाने वाले रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे जा रही थी। और फिर आगे जाके उस रास्ते पे वंशिका को 2 लड़के मिलते हैं जिनके साथ वंशिका चली जाती है। फिर पुलिस सबसे पहले वंशिका की कॉल डेटा रिकॉर्ड चेक करती है। फिर वहाँ पर पुलिस को एक लड़के का नंबर मिलता है जिसपे कई बार घंटों बातें हुआ करती थी। फिर पुलिस थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर उस नंबर की सारी जानकारी निकाल लेती है। उस लड़के का नाम संतोष था। फिर पुलिस तुरंत उस लड़के के गाँव पहुँच जाती है। फिर पुलिस को वहाँ जाके पता लगता है कि जो संतोष था वो पिछले एक दिन यानी कि 25 तारीख से ही घर से फरार था। अब वही सीसीटीवी फुटेज जब वंशिका के घर वालों को दिखाया जाता है तो उसके घर वाले उन 2 लड़कों की पहचान कर लेते हैं। एक का नाम संतोष था और दूसरा उसका दोस्त विशाल था। फिर पुलिस विशाल के घर का एड्रेस निकाल के उसके घर जाती है और वहाँ जाके भी उनको वही चीज दिखती है कि विशाल भी अपने घर से 25 तारीख से फरार था। अब कहीं ना कहीं पुलिस को इन दोनों लड़कों पे शक हो गया था कि वंशिका का केस के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। अब यहाँ तक तो पुलिस को ये पता लग गया था कि इस केस के पीछे इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए पुलिस सबसे पहले इन दोनों को ढूंढने लग जाती है। और उनके मन में सबसे पहले ख्याल आता है कि क्यों ना हम रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड ढूंढे। फिर पुलिस इन दोनों को ढूंढने के लिए सबसे पहले रेलवे स्टेशन जाती है और वहाँ जाके तकरीबन 1000 से भी ज्यादा कैमरों को चेक किया जाता है। अब 1000 सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद उनको अपना पहला सबूत मिल जाता है जो कि था विराटनगर रेलवे स्टेशन पे। उस स्टेशन पे ये दोनों पुलिस को जोधपुर एक्सप्रेस में बैठते हुए दिखाई देते हैं। अब पुलिस को यहाँ पर अपना पहला क्लू मिल जाता है। फिर जोधपुर रेलवे एक्सप्रेस जिस मार्ग से होके जाती है पुलिस उस स्टेशन की सारी
सीसीटीवी कैमरा खंगालने लगती है। फिर इतनी जानकारी लेने के बाद पुलिस को ये पता लगता है कि वो दोनों पहले जोधपुर गए, फिर अजमेर गए, फिर जम्मू के माँ वैष्णो देवी गए थे और फिर वहाँ से ये दोनों गुजरात वापिस आ जाते हैं। पुलिस को तो इस बात की कंफर्मेशन हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये दोनों गुजरात के अंदर ही हैं। फिर एक हफ्ते लगातार ढूंढते ढूंढते ये दोनों पुलिस को पालनपुर के एक होटल से इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और तुरंत इन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। और वहाँ जाके जब इन दोनों की डंडा परेड होती है तब ये दोनों सारी सच्चाई अपने मुंह से खुद ही उगल देते हैं। ये दोनों कहते हैं 25 तारीख को वंशिता को मिलने के लिए संतोष ने ही बुलाया था और वंशिता को लेके ये दोनों विशाल के घर गए थे। फिर विशाल के घर जाने के बाद संतोष और वंशिता ने कुछ देर अपना समय बिताया और कुछ समय के बाद जाते जाते वंशिता संतोष से कहती है कि ये हमारा आखिरी मिलना था, इसके बाद हम आपस में कभी नहीं मिलेंगे। और ये सब सुनने के बाद संतोष बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं उसका दोस्त विशाल भी खड़ा था और इनके पास पहले से एक चाकू भी रखा था। देखते ही देखते ये दोनों वंशिता के ऊपर लगातार वार करना चालू कर देते हैं और ये दोनों तब तक वार करते रहते हैं जब तक वंशिका की आत्मा परमात्मा को ना मिल जाए। और इतना सब कुछ करने के बाद वो वंशिता के कपड़े चेंज करते हैं, उसकी बॉडी को एक सूटकेस में पैक करके रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाते हैं और वहां जाके ये दोनों अर्चना एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं और मौका देख बीच रास्ते में ही पुल से ये दोनों उस सूटकेस को धक्का मार देते हैं जिसके अंदर वंशिता की बॉडी पड़ी थी और उस बॉडी को फेंकने के बाद ये दोनों अपने घर से फरार हो जाते हैं। ये दोनों सबसे पहले राजस्थान जाते हैं, फिर अजमेर जाते हैं, फिर जम्मू तवी जाते हैं और उसके बाद लौट के फिर अपने स्टेशन गुजरात ही आ जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब संतोष और वंशिता की अच्छी खासी दोस्ती थी फिर उसने वंशिता के साथ ऐसा कांड क्यों किया। फिर जब पुलिस संतोष से इस मामले में पूछती है तो संतोष इसकी भी सारी सच्चाई उगल देता है। वो कहता है कि कुछ दिन पहले मेरी और वंशिता की दोस्ती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम से हुई थी और इनकी दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो गई थी कि इनके नंबर भी एक्सचेंज हो गए थे और ये दोनों आपस में बात भी करने लगे थे और कई बार तो मिलने भी लगे थे। अब एक बार संतोष और वंशिता को मिलता देख इनके घर वालों ने देख लिया था। फिर उसके घर वाले वंशिता को बहुत डांटते हैं और संतोष को भी बहुत धमकाते हैं और बताया तो यहाँ तक जाता है कि वंशिता के घर वालों ने संतोष के साथ हाथापाई भी करी थी जिसकी वजह से संतोष का ईगो हर्ट हो गया था और उसने कहीं न कहीं इसके घर वालों से बदला लेने की ठान ली थी और इसीलिए मौका पाते संतोष ने वंशिता को 25 अगस्त को घर पे मिलने के लिए बुलाया और उन दोनों ने काफी टाइम भी स्पेंड किया। और जब जाते जाते वंशिता संतोष को ये कहने लगी कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे घर वाले इन सब चीजों के लिए अलाउ नहीं करते और मुझको बहुत डांटते भी हैं। अब लेकिन संतोष ने तो इस चीज की प्लानिंग बहुत पहले से ही कर रखी थी। उसने अपनी माँ का पुश्तैनी हार बेच दिया था जिसकी वजह से उसने ये चाकू लिया था और वो इतने दिन अपने घर से फरार रह के अलग अलग जगह स्टे कर चुका था। और संतोष ने लास्ट में आते आते ये भी बता दिया कि उसने ये सब कुछ बदले की भावना के कारण किया क्योंकि वंशिता के घर वालों ने कई बार संतोष से हाथापाई भी करी थी। तो आई होप गाइस आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच कर लिया होगा और आपको हमारी वीडियो से क्या सीखने को मिलता है आपको एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और द मोरल ऑफ द स्टोरी खाली इतना है कि आपके घर में भी आपकी बहन या फिर बेटी जरूर से होगी। बस आपको इतना सा करना है कि कभी भी उनके ऊपर अंधविश्वास नहीं करना, ब्लाइंड विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना। वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आप पीछे से भले ही अपने काम पे चले जाते हो, अपने रोजगार पे चले जाते हो, लेकिन आपको एक बार उसकी जानकारी जरूर रखनी चाहिए कि आपके पीछे से आपकी बहन या फिर बेटी क्या कर रही है। और हाँ, ये बात खाली बहन या बेटी के लिए नहीं बल्कि एक लड़के के लिए भी या फिर भाई हो, भले ही आप ऑफिस अपना थोड़ा लेट से जाओ, एक दिन उनके लिए टाइम निकालो और जाके उनके स्कूल या फिर कॉलेजेस में पता करो कि वो आखिर कर क्या रहे हैं।